हेलो एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि करंटली ईरान एंड यूएस इसराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, बट इट कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेज वॉर। क्योंकि एक वक्त था कि ये दोनों कवर्ड एलाइज हुआ करते थे, बट अब सिचुएशन यहाँ तक कैसे पहुँच गई कि दे आर इन ए फुल फ्लेज वॉर। तो हम इस टॉपिक को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस देखेंगे कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है फ्रॉम कवर्ड अलाइज टू फुल वॉर में, ये सिचुएशन कैसे कन्वर्ट हुई। और सेकंड पार्ट को हम कंटेम्प्रेरी टाइम में डिस्कस करेंगे कि उसको इंडिया के पर्सपेक्टिव को भी देखेंगे, और उसकी ज्योग्राफी हो चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, उसको सेकंड पार्ट में, और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो भी होंगे उनको भी हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। टुडेज़ पार्ट जो रहेगा वो स्पेशली फोकस रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पर कि कहाँ से ये सिचुएशन स्टार्ट होती है और फिर यहाँ तक कैसे पहुँची कि 2026 में, क्योंकि 1980s के दौर में ये कवर्ड अलाइज हुआ करते थे और अब जो हैं एक दूसरे के फुल वॉर एनिमी बन गए हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। अगर हम इंट्रोडक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट देखें, वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट इम्पोर्टेंट, कि ये कॉन्फ्लिक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये वन ऑफ वेस्ट एशियाज मोस्ट एंड्योरिंग राइवलरी है। आइडियोलॉजिकल हो चाहे जियो पॉलिटिकल हो या फिर सिक्योरिटी डायमेंशन के पर्सपेक्टिव में ये इसलिए इम्पोर्टेंट है और क्योंकि ये एस्केलेटेड इनटू अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, और इसका इम्पैक्ट जो है ऑयल्स पर देखने को मिलेगा, ऑयल पर देखने मिलेगा, मैरीटाइम ट्रेड एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पर भी इसका देखने पर जो है देखने मिलेगा इसका इम्पैक्ट। इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट है कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम कोर क्वेश्चंस की बात करें तो क्या कोर क्वेश्चन हो सकता, इज दिस अ कॉन्फ्लिक्ट, अ न्यूक्लियर डिस्प्यूट और अ प्रोक्सी वॉर, और या ये रेजिम सर्वाइवल बैटल है। तो हम इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखेंगे, प्री 1979 से देखेंगे कि कहाँ से सिचुएशन स्टार्ट होती है। तो अगर हम प्री 1979 की बात करें तो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन क्या था, तो उस वक्त में जो लास्ट शाह थे ईरान के, मोहम्मद रज़ा पहलवी हुआ करते थे, लास्ट शाह ईरान के, और इनको जो है अक्सर क्रिटिसिज्म का सामना फेस करना पड़ता था कि ये यूएस की गोद में बैठे रहते थे, ज़्यादातर डिसीजंस थे यूएस की तरफ से ही लिए जाते थे। तो ईरान इजराइल कोवर्ट मिलिट्री पार्टनरशिप हुआ करती थी प्री 1979, यानी कि 1979 से पहले। ऑयल फॉर आर्म्स एग्रीमेंट्स, यानी कि हम ऑयल्स देंगे, आप हमें जो है आर्म्स देंगे, ये एग्रीमेंट्स रहते थे इसराइल ईरान के बीच में। और मिसाइल कोलैबोरेशन था विद इजरायली लीडरशिप, और उस वक्त जो है प्री 1979 में ईरान जो है पार्ट हुआ करता था यूएस इसराइल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का। और ये जो रिलेशनशिप थी ये स्ट्रेटेजिक एंड प्रैग्मेटिक थी, हालांकि आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी उस वक्त भी नहीं थी। अब आता है 1979 के बाद का वक्त, जो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जो पहलवी का टाइम था वो तो यहाँ से ख़त्म होने वाला था, फिर टर्निंग पॉइंट आता है। और जो है रुहुल्लाह खोमेनी, ये इन्होंने जो है इसको फिर इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो है लेकर आए ईरान के अंदर, और उसको ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। ये पहले जो थे सुप्रीम लीडर बने थे ईरान के, रुहुल्लाह खोमेनी। और इनका कहना था कि यूएस जो है वो एक ग्रेट शैतान है और इसराइल जो है वो लिटिल शैतान है। हालांकि कहना तो गलत नहीं था, क्योंकि ये बोथ ऑफ देम दे आर नॉट फ्रेंड ऑफ एनीवन, दे आर फ्रेंड ऑफ कैपिटलिज्म, क्योंकि ये तो मोकाटेरियन है, इन्होंने कहीं पर भी किसी भी जगह कभी स्टेबिलिटी छोड़ी नहीं है, चाहे यूएस हो या इसराइल हो। तो खैर इनका कहना गलत नहीं था कि यूएस इज़ ए ग्रेट शैतान एंड इसराइल इज़ ए लिटिल शैतान। और इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था लिबरेशन ऑफ जेरूसलम, यानी कि जेरूसलम की आज़ादी, यानी कि उसका लिबरेशन, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। और ये रिज़ल्ट जो था, यानी कि प्री 1979 के बाद में ये जहाँ से जो सिचुएशन बदली है, तो फिर ये आइडियोलॉजिकल एनिमीज़ में कन्वर्ट हो गए वहाँ से, यहाँ पर जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया ईरान के अंदर। और इन्हीं के दौर में जो था
जो यूएस की एम्बेसी है उसको भी कैप्चर किया गया था 1979 के बाद में। अब अगर हम इमरजेंस ऑफ प्रॉक्सी स्ट्रेटजी की बात करें कि प्रॉक्सी स्ट्रेटजी जो है और इनका जो वक्त था, मैं एक सेकंड में बता देता हूँ। रुहुल्लाह ख़मेनी का जो टाइम था, रुहुल्लाह ख़मेनी का, वो था 1979 से 1989 तक। और 89 के बाद में जो है आयतुल्ला अली ख़मेनी जो हैं सुप्रीम लीडर बने, यानी कि जो सेकंड सुप्रीम लीडर थे वो बने। वो 2026 तक जो है सुप्रीम लीडर रहे। अब इमरजेंस ऑफ प्रॉक्सी स्ट्रेटजी की अगर बात करें कि ईरान ने जो है अपनी फॉरवर्ड जो डिफेंस डॉक्ट्रिन थी वो क्रिएट की थी उसके बाद में। और वो अगर हम हिजबुल्लाह को देखें तो हिजबुल्लाह हमें लेबनान में देखने को मिला, हमास गाज़ा में, एंड पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद वेस्ट बैंक में। और गोल था कि इसराइल को जो है, यानी कि ये सब आयतुल्ला अली ख़मेनी के टाइम में जो था ये प्रॉक्सीज़ क्रिएट हो रही थी, यानी कि ये इवॉल्व हो रही थी उस वक्त में, और ये आयतुल्ला अली ख़मेनी के टाइम ही था। गोल था सराउंड करके रखना इसराइल को थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स से, यानी कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, इनसे जो है सराउंड करके रखना था इसराइल को, सो दैट कि इसराइल जो है ज़्यादा उठक पटक ना कर पाए। अब अगर हम लेबनान एंड 2006 वॉर की बात करें तो ईरान का जो फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन थी इसराइल विड्रॉज फ्रॉम साउथ लेबनान। 2000 में जो है इसराइल ने साउथ लेबनान से विड्रॉ कर लिया था। और 2006 में जो वॉर हुआ था बिटवीन इसराइल एंड हिजबुल्लाह, तो हिजबुल्लाह ने उसको अपनी एक सिंबॉलिक विक्ट्री जो था डिक्लेयर किया था। और जो यहाँ से जो है ईरान की प्रॉक्सी जो है वो अपेयर्स इफ़ेक्टिव, यानी कि इस वॉर के बाद से जब हिजबुल्लाह ने जो था अपनी विक्ट्री को सिंबॉलिक डिक्लेयर किया था, यहाँ से जो है ईरान की प्रॉक्सी इफ़ेक्टिव होने लगी थी। अब अगर हम इराक वॉर एंड शिया क्रेसेंट की बात करें अंडर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, हालांकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम में भी ज़्यादातर राय था उसके बाद से इन्होंने ही फैलाया था, क्योंकि एक तरफ तो था कि सद्दाम हुसैन को वेपन्स प्रोवाइड करना और उनके थ्रू, यानी कि इनका भी वही मकसद था कि ये तो भाई से भाई को लड़ाना, तो इन्होंने भी शिया सुन्नियों को लड़ाया, यानी कि सद्दाम हुसैन की जो है उनसे लड़वाया शियाओं से। तो इन्होंने वेपन्स भी दिए थे उस वक्त में सद्दाम हुसैन को। और जब लगा इनको कि सद्दाम हुसैन मतलब वीक हो गए तो फिर सद्दाम हुसैन को रिमूव कर दिया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया था। तो इन्होंने भी कम रायता नहीं फैलाया था, तो सद्दाम हुसैन को रिमूव किया गया और शिया पॉलिटिकल राइज हुआ इराक के अंदर, जैसे ही सद्दाम हुसैन को रिमूव किया गया था। और इस तरह से ईरान का इन्फ्लुएंस वहाँ पर बढ़ने लगा था। और शिया क्रेसेंट की बात करें तो शिया की जो रीच थी, शिया क्रेसेंट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जो अलार्म है फॉर इज़राइल एंड गल्फ स्टेट, और ये एक अलार्म था इज़राइल एंड गल्फ स्टेट्स के लिए, क्योंकि जो ईरान का रीजन था वो बढ़ने लगा था। और अगर हम शिया क्रेसेंट देखें कि किस किस एरिया में ईरान की पहुंच जो थी बढ़ने लगी थी उस वक्त में, तो जैसे कि सीरिया हो गया, इधर लेबनान हो गया, इराक हो गया, एंड कुछ पार्ट सऊदी अरबिया का भी। तो ये सब जो रीजन्स थे यहाँ तक जो थी ईरान की रीच बढ़ने लगी थी, ईरान काफ़ी पावरफुल होने लगा था आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ सद्दाम हुसैन। तो इसी को जो है शिया क्रेसेंट कहा जाता है। अब अगर हम सीरियन सिविल वॉर की बात करें, सीरियन सिविल वॉर ये 2011 के टाइम से जो 2011 के टाइम में हुआ था, और ईरान ने जो था बशर अल असद को बैक किया था। क्यों बैक किया था? क्योंकि ईरान भी जो चाहता था कि जो उसके प्रॉक्सीज़ हैं वो कहीं ना कहीं सीरिया में एक्टिव रहें, सो दैट कि इसराइल को जो है वहाँ पर उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, इसराइल को प्रोटेक्ट किया जा सके वहाँ, मतलब आने में, उधर से आने में। तो बशर अल असद को इन्होंने सपोर्ट किया था और हिजबुल्लाह ने इंटरवीन किया था, क्योंकि जो बशर अल असद था उसको बहुत बड़े स्केल के प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था, तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पर जो सिविलियंस थे और जो
मिलिटेरियन ओपोजिशन मिलिटेरी थी, उन्होंने जो था असद के खिलाफ बहुत बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट किए थे, तो फिर ईरान ने इसको सपोर्ट किया था। और रशिया से भी इसने मदद मांगी थी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने ज्वाइन किया था इसको 2015 में, उसको मिलिट्री प्रोवाइड की थी। और इस तरह से जो था सीरिया बिकम्स लाइफलाइन कनेक्टिंग टू ईरान टू हिजबुल्ला, यानी कि इस तरह से जो था सीरिया एक लाइफलाइन बन गया था ईरान हिजबुल्ला के कनेक्शन में। अब अगर हम देखें 2015 का टाइम, तो 2015 में यानी कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट को अगर हम देखते हैं, तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट क्या था, JCPOA, यानी कि 2015 का टाइम आया, फिर JCPOA साइन किया गया, यानी कि जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को साइन किया गया। और 2015 में जो थी बराक ओबामा की गवर्नमेंट थी, ओबामा गवर्नमेंट में इसको साइन किया गया था JCPOA को। और ये साइन क्यों किया गया था, क्योंकि ईरान लिमिट्स कर देगा अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को, ऐसा था कि और इसको जो है एग्रीमेंट को ईरान की तरफ से भी जो है साइन किया गया खुशी खुशी, क्योंकि ईरान ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, हम अपने न्यूक्लियर जो है एनरिचमेंट को लिमिट कर देंगे, और उस वजह से जो है US उनसे सैंक्शंस लिफ्ट कर लेगा, यानी कि US ने उनसे, ये बराक ओबामा के टाइम था, सैंक्शन लिफ्ट किए और ईरान ने अपने एनरिचमेंट को, न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लिमिटेड कर दिया। लेकिन फिर टाइम आता मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का, इन्होंने तो कोई जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पे स्टेबिलिटी रह पाए, क्योंकि इनको पता नहीं, फर्स्ट टर्म में तो इतना नहीं था, बट सेकंड टर्म में इन्होंने जब से आए हैं किसी भी कंट्री के साथ में वो स्मूथली चल ही नहीं रहे, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया पर भी बहुत सारे इन्होंने टैरिफ्स लगाए थे, तो पता नहीं क्या हो गया इसको। तो इन्होंने आते ही 2018 में जो है इसको विड्रॉ कर लिया था JCPOA के PO को, यानी कि जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को, जो कि न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था। और सैंक्शंस जो हैं फिर रिटर्न कर दिए थे ईरान पर, फिर से सैंक्शंस मार दिए थे इन्होंने, क्योंकि इनके आते ही इसराइल ने इनसे काफ़ी जो है कहा और अपोज कराया कि जो है ईरान पर जो है सैंक्शंस लगाए जाएं और उसको प्रोटेक्ट किया जाए किसी भी सूरत से, कि वो न्यूक्लियर एक्टिविटी को लिमिट कर पाए। और ये सब जो था इसने जो है ईरान को अपने जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट था उसकी एक्टिविटी बढ़ाई। ईरान ने 2018 के बाद से फिर उसको और तेज़ कर दिया वेपन्स बनाने में, टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ईरान को भी लगने लगा कि इन पर बिलीव करना, एक ट्रस्ट डेफिसिट इनके साथ बहुत बड़ा है कि ये किधर को भी चल पड़ते हैं। अब शेडो वार की बात करें तो 2018 से 2023 तक जो है एक शेडो वार देखने को मिला हमें। और इसराइल जो कवर्ट स्ट्राइक्स थी उन्होंने ईरान के अंदर जो है अटैक किए थे और एसिसिनेट किया था कासिम सुलेमानी को 2020 में, जैसा कि हमने देखा था कि 2020 के टाइम में जो है मिसाइल अटैक किया था कासिम सुलेमानी पर और रॉकेट अटैक, और उसमें जो है इनका एसिसिनेशन हुआ था। साइबर अटैक्स किए थे ईरान पर और सबोटेज, हालांकि उसमें मिसाइल स्ट्राइक्स जरूर किए थे ईरान के प्रॉक्सीज ने इसराइल के ऊपर। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो थी वो शिफ्ट हो गई फ्रॉम कवर्ट टू ओवर्ट। अब यहाँ से जो है वॉर की तरफ सिचुएशन कन्वर्ट होने लगी। टाइम आता है अक्टूबर 7, 2023 का, और 2023 के टाइम में जो है हमास ने अटैक किया। और फिर बेंजामिन नेतन्याहू ये आए इजराइल के, इन्होंने भी कभी नहीं चाहा कि कहीं पर भी जो है कोई स्टेबिलिटी बनी रहे या फिर कहीं पर पीस रहे, क्योंकि रिसेंटली जो अटैक देखा गया उसमें बहुत सारी बच्चियां मारी गई थी। और उनका क्या कसूर था जो इतनी बच्चियों पर जो है, मतलब उसके स्कूल पर जो है अटैक्स किए गए। उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अपने सेकंड पार्ट में डिटेल में, कंटेम्प्रेरी टाइम में, कि सब कुछ पीसफुली चल रहा था तो फिर अचानक सिचुएशन ऐसे कैसे डेडली हो गई। अगर गोल 1 की बात करें तो इनका क्या गोल है कि डिस्ट्रॉय करना है हमास को, और गोल 2 था इनका डिसमेंटल करना ईरान की एक्सिस को। और इसराइल US स्ट्राइक ईरानियन टारगेट्स, इसराइल और US ने जो थे फिर ईरान के जो टारगेट्स थे उन पर टारगेट्स किया था, और ईरान ने रिटेलिएट किया था विद बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये 2023 में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ जो था रिटेलिएट किया था।
और यहाँ पर हमें 12 डे वॉर देखने को मिला और एक फ्रेजाइल सीज फायर भी हुआ उस वक्त में। अब अगर हम कोर डिसएग्रीमेंट की बात करें, व्हाट इज़ कोर डिसएग्रीमेंट टुडे, कि अभी करंट में यानी कि आज के वक्त में क्या ऐसा डिसएग्रीमेंट है इन दोनों के बीच में। तो अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल की डिमांड है कि जो ईरान का है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड होना चाहिए, मिसाइल प्रोडक्शंस ख़त्म होने चाहिए और जो मिलिशिया सपोर्ट है वो ख़त्म होना चाहिए, ऐसा इसराइल का कहना है। और अगर ईरान की पोजीशन की बात करें तो ईरान की क्या पोजीशन है, ईरान ओपन है न्यूक्लियर लिमिट्स के लिए, जैसा कि JCPO जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में भी साइन किया था बराक ओबामा के टाइम में कि हम न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स। अच्छा मैं बता दूं न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स के बारे में, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स फॉर वॉर, दे आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस। वो कभी वार के लिए वेपन्स नहीं होते हैं। अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स बना भी रहे थे तो वो कोई उनको यूज़ नहीं करते, वो अपने एक तरह से सिक्योरिटी के लिए, कोई भी कंट्री हो वो न्यूक्लियर वेपन्स इसीलिए बनाता। हालांकि जब उस कंट्री की जो है डिग्निटी हो, इंटीग्रिटी हो और या उस पर अटैक होंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने डिफेंस में रिटर्न अटैक करता ज़रूर है। रिफ्यूजेस टू एबंडन रीजनल इन्फ्लुएंस, यानी कि जो एबंडन इन्फ्लुएंस है इसराइल का या US का, उसको जो है रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि चाहे उसके प्रॉक्सीज हों या उसके जो रीजन है उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ईरान का जो था ये पर्सपेक्टिव था। और ईरान की तरफ से एक और चीज़ थी कि इन पर जो है ट्रस्ट डेफिसिट, मतलब इन एक ट्रस्ट डेफिसिट था ईरान को, और रेजिम सर्वाइवल का भी एक इशू है ईरान के लिए। अब अगर हम इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस देखें तो क्या इसका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हो सकता है करंट टाइम में, तो अगर रीजनल इम्पैक्ट देखें हम तो रीजनल इम्पैक्ट जो है वो वेस्ट एशिया पोलराइजेशन होगा, लेबनान सीरिया इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का भी रिस्क रहेगा। और अगर ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो ऑयल प्राइसेस हाइक करेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज सिक्योरिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं रिस्क पर है, क्योंकि अभी रिसेंटली ईरान ने जो है इसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज़ कर दिया है। हालांकि पहले कभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज़ नहीं किया गया। तो ऑयल प्राइसेस भी हाइक होंगे बड़े स्केल पर। US रसिया एंड चाइना राइवलरी भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है कि US जो है या चाइना जो है या रशिया जो है वो ईरान को सपोर्ट करें और ये राइवलरी इस तरफ भी शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी है। और अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें कि इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक टाइज़ हैं इसराइल के साथ में, एनर्जी डिपेंडेंस है ऑन ईरान एंड इंडिया नीड फॉर बैलेंस डिप्लोमेसी। हालांकि इंडिया की तरफ से ऐसा दिखता तो नहीं है, क्योंकि इंडिया ने इसराइल को तो ओपनली कहा है और ईरान के लिए सपोर्ट या ईरान के जो ये असैसिनेशन हुआ आयतुल्ला अली खमेनी का उसको भी कंडेम नहीं किया है। तो शायद इंडिया ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है। इंडिया किस तरह से इसको बैलेंस कर रहा है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हम जो है अपने सेकंड पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे इसको कंटेम्प्रेरी टाइम में। उसमें हम देखेंगे कि उसकी ज्योग्राफी हो या फिर वाटर बॉडीज़ हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या इंडिया के पर्सपेक्टिव में उसका इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहेगी वॉर की, इंडिया कितना जो है ऑयल ट्रेड करता है, वो सब हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके। और जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन गुड लक एंड कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन।